नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव। अ, जज़्बातों के भवसागर पे आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज शनिवार है, शाम के 4 बज चुके हैं। मैं भी कलाकार। जी हाँ, ये वही कार्यक्रम है जिसमें किसी भी क्षेत्र के किसी कलाकार से मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ, रूबरू करवाती हूँ और साथ ही हम जानते हैं उनके जीवन के बारे में और उनकी कलाओं के बारे में। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ जो कलाकार यहाँ उपस्थित हैं, वो सही मायने में मैं बताऊँ ना, तो बहुआयामी कलाकार हैं। बहुआयामी इस तरह से हैं कि वो चित्रकार भी हैं, वो फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, वो रचनाकार भी हैं और वो क्या-क्या हैं, चलिए आज हम उन्हीं से जानते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका विश्वजीत वर्मा जी। नमस्कार। जी मैम, नमस्कार मैम। आपका भी और जज़्बातों के भाव सागर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। जी, जैसा मैं अपने दर्शकों को बता रही थी विश्वजीत जी कि आप सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में आप पारंगत हैं, आप तो इतने ज़्यादा क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं कि जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल लगता है। तो आज आपसे ही मैं जानना चाहूँगी कि आपका ये जो सफ़र रहा, वो जहाँ भी है, वो कैसा रहा? और साथ ही आप कहाँ से हैं? अपने विषय में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी। जी मैम, सबसे पहले तो मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और मैं बिहार के सिवान जिले के एक क्षेत्र है बरहरिया। बरहरिया के छोटे से गाँव कोइरगाँवा से बिलॉन्ग करता हूँ। तो बचपन तो हमारा सारा गाँव में ही बीता, गाँव में ही पले-बढ़े। तो कहीं न कहीं एक कला का भी परिवेश रहा कि कला कुछ करना है, कलाकृतियाँ बनानी है। लेकिन वो परिवेश जो गाँव का रहता है, सरकारी विद्यालय में पढ़ना, तो वहाँ तक ही सीमित रह गया। तो चीज़ें एक होती है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं आपको एक ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो कि आपको गाइडलाइन करें, आपको सही दिशा दें। तो वैसे जी। ही हमारे एक गुरु मिले, वो हमारे मामा जी हैं, जो कि वर्तमान में भाभा जो मुंबई में है, उसमें साइंटिस्ट हैं। तो उनके हुँ। हम शादी में गए थे, वो भी बहुत एक रोचक घटना है जो हम इंट्रो में शामिल कर रहे हैं उसे। जी, जी, उनके जी, हम जी, शादी में गए थे, तो शादी में चूँकि मेरी उम्र उस समय 7 या 6 में पढ़ते होंगे, सारे बच्चे अपना वक़्त में खेलने में, लेकिन मुझे हुँ, कहीं सूझ नहीं रहा था कुछ, तो मैंने पेपर उठाया और देखा कि उनकी शादी की जो रस्म हो रही है, औरतें उन्हें चुमावन कर रही है, जो भी विधि कर रही है, हम दूर बैठ कर कोने में उनके स्केच करते रहे। वो मैंने स्केच किया, तो पता नहीं कैसे उनकी नज़र उस पे पड़ गई। हमको बुलाए, तो चूँकि वो इतने बड़े पद पर थे, तो एक चीज़ें होता है ना, छोटा बच्चा डर जाता है कि भई हमको क्यों बुला रहे हैं। फिर उनके पास गए तो पूछे कि इसे तुमने बनाया है? मैंने डरते-डरते कहा कि जी मैंने बनाया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कहीं सीखते भी कहीं हो? तो मैं कहीं सीखते तो नहीं है, बस बनाते हैं, बन जाता है। तो उनके उनके दिमाग में लग गया कि नहीं ये कलाकार बन सकता है, इसके अंदर कुछ कला है। तो उस समय हम 7 क्लास में थे, तो उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हम 12th पास कर लिए, तब एक डिसीज़न जो होता है अमूमन गाँव में, कि लड़का जब हुँ, 12th कर लिया तब क्या करेगा? इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजे कि बीसीए करा दे कि क्या-क्या करे? एक लाइव बिल्कुल। मेरे घर में डिसीज़न हो रहा था। तो उसी टाइम उनका फ़ोन आता है, कहते हैं कि इसे कहीं नहीं भेजना है, आर्ट कॉलेज में भेजना है। तो एक परिवेश अच्छा। ही ऐसा रहा कि आर्ट कॉलेज में, क्योंकि हम कभी जानते भी नहीं थे कि इसकी पढ़ाई होती है, इसके भी कोई ऐसा स्कोप है। तो जब मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आर्ट कॉलेज में जाओगे? तो मैंने कहा कि वहाँ होता क्या है? कहें कि वहाँ पर चित्र बनाना सिखाया जाएगा। तो चूँकि मुझे क्या है कि बचपन से पढ़ाई-लिखाई में उतना ज़्यादा मन नहीं लगता था, तो मुझे लगा कि चलो एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, केवल चित्र ही बनाएँगे। तो बस आर्ट कॉलेज में एंट्री ली और अच्छा रहा कि मेरा चूँकि पटना यूनिवर्सिटी में मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मैंने वहाँ एडमिशन लिया। 5 साल का सफ़र पटना यूनिवर्सिटी में रहा, उसके बाद पीजी करने के लिए मैंने काशी विद्यापीठ का चयन किया, वहाँ से मैंने 2 साल पीजी किया और उसके उपरांत वर्तमान में अभी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले हैं, मेरा इस बार एनरोल हो जाएगा और अभी वर्तमान की यदि बात करेंगे तभी हम मुंगेर यूनिवर्सिटी के साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।
चलिए भाई, जी मैम। बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ। और इतनी कम उम्र में इस सफ़र को चलना और एक मंज़िल तक पहुँचना, हालाँकि ये मंज़िल कहना मेरे लिए गलत हो जाएगा कि मैंने इसको मंज़िल बोला। लेकिन फिर भी आप जहाँ हैं, बहुत कम लोग इतनी कम उम्र में वहाँ पहुँच पाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं अपने धन्यवाद मैम। दर्शकों को एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे देख तो रहे हैं कि आप हैं, लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आप कौन हैं। तो कृपया कमेंट भी करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करिए, क्योंकि आज हमारे साथ विश्वजीत वर्मा जी हैं, जो बेहतरीन कलाकार हैं, और उनके बारे में जानना और उनसे कुछ सीखना लोगों के लिए लाभप्रद ही होगा। तो आज अभी मैं आपके पीछे देख रही हूँ कि जो पिक्चर ये बना हुआ है, बहुत सारी रंग-बिरंगे दिख रहे हैं दृश्य, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी आप क्या ये आपके कमरे में आपने बनाया हुआ है या किसी और ने बनाया है? जी मैम, कुछ पेंटिंगें मैंने बनाई है और कुछ मेरे छात्रों के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि अभी हम आर्ट रूम में बैठे हुए हैं, कला कक्ष में बैठे हुए हैं। मुझे लगा हाँ, कि मैं हूँ कलाकार कार्यक्रम को कला कक्ष से ही संचालित करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कला कक्ष का चुनाव किया। अभी हम अपने आर्ट डिपार्टमेंट में हैं और जितनी भी पेंटिंग है मेरे पीछे दिख रही है, वो मैं कुछ मैंने बनाई है, कुछ मेरे प्रशिक्षु जिनको हम कला सिखाते हैं, उनके द्वारा निर्मित की गई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे बस देख के ही लग रहा है कि कितना सुंदर होगा ये पूरा कमरा। तो चलिए, कभी मौका मिलेगा या अभी ही मौका मिलेगा तो ज़रूर देखेंगे आपके कृतियों को। और लेकिन आपके सफ़र में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए ही होंगे, ये कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से मामा जी ने आपका साथ दिया और जी। आपको एक रास्ता दिखाया, वो भी बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जीवन में कोई न कोई जब सहायक के रूप में रहता है, तो हमें रास्ता मिल जाता है। तो सुजीत जी, और आप अपने विषय में हमारे दर्शकों को बताइए कि आप ये चित्रकारी तो आप करते ही हैं, तो चित्रकारी की क्या-क्या आप उसमें आपको क्या अच्छा लगता है उसमें करना? जी, जब हम पटना आर्ट कॉलेज में आए तो वहाँ पर हम पेंटिंग तो शुरू तो कर दिए थे, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि क्या करेगा, पेंटिंग में क्या स्कोप है, इसमें कुछ एक होता है ना गाँव में एक परिवार परिवेश में कि चित्र बना कर के ये क्या कर सकता है। तो बाकी छात्र भी चित्र बनाते थे, तो जो हम बना रहे हैं, मेरे सहपाठी भी सब बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि यदि अब खुद को साबित करना है तो कुछ अलग वे में चलना होगा, कुछ अलग बिल्कुल, कार्य करना बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो मैंने 2 साल चित्रकारी किया, पेंटिंग भी बनाते थे, तो जो काम हम कर रहे हैं मेरे सहपाठी भी कर रहे हैं, वो सहपाठी मेरे ऐसे थे जो हमसे बेहतर काम करते थे। तो कहीं न कहीं एक छात्र जीवन में रहता ही है कि हमें सबसे आगे रहना है। तो आगे रहने के लिए तो उस समय मेरे महाविद्यालय में एक हमारे सर हैं, मज़हर इलाही सर, जो कि फ़ोटोग्राफ़ी कला से थे वो। तो उन्होंने मुझे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए प्रेरित किया। मुझे लगा कि कला को आप जो आपकी आर्ट है, कला है, उसे आप फ़ोटोग्राफ़ी के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैंने 2012 में कैमरा लिया, उसके बाद से फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ कूद गए। एक ऐसा एक चस्का लग गया, कह लिए कि एक जो है ना, हम दिन देखते थे, रात देखते थे, बस फ़ोटो क्लिक करना है। दिन-रात बस फ़ोटोग्राफ़ी का सफ़र चलते रहा और फ़ोटोग्राफ़ी के दरमियान बहुत चीज़ें अचीवमेंट मिली, बहुत अवार्ड भी मिला। पटना में लोग मुझे एक फ़ोटोग्राफ़र के तौर पर जानने लगे पूरे कॉलेज में। अच्छा। तो जो मुझे हाँ, एक मुझे प्रसिद्धि की जो चाह अंदर से थी, वो हुँ, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी लाइन में आकर पूरी हुई। जब मैंने फ़ोटोग्राफ़ी का चयन किया, तब मुझे लगा कि जो हम चाहते थे, वो मेरे कॉलेज में आकर अब पूरी हो गई है। तो मैंने फ़ोटोग्राफ़ी का चयन किया। उसके उपरांत जब हम यहाँ पर अपने वर्क प्लेस में जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो होता है कि जब आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके कहीं बहुत सारे कलीग्स रहते हैं, उन्हें कई तरह की बातें होती है। तो आप बहुत अच्छे काम करें या बहुत खराब काम करें, तो आपके बारे में कुछ ना कुछ लोग कहते रहते हैं। तो हुँ। एक एज़ अ आर्टिस्ट मुझे लगा कि हम अपनी जो मेरे बारे में जो चीज़ें कही जा रही है, तो क्यों ना हम उन्हें एक अच्छे तरह जवाब दें। इसीलिए मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया उनके बारे में। तो वाह! धीरे-धीरे कुछ एक शब्द बनते गए और एक और हुँ, चीज़, अभी हम जहाँ पर कार्यरत हैं शेखपुरा जिला मुंगेर में, यहाँ पर ये हुँ। भूमि जो है, एक बहुत ही बड़े कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी ये अरे! उनको जन्मभूमि कौन रही है। नहीं जानते हैं। जी। तो और जो बरबीघा जहाँ पर मेरा कॉलेज है, वहाँ के हाई स्कूल में वो टीचर भी रहे थे। तो मुझे हुँ। लगा कि जब इतने बड़े महान कवि के हम जन्मभूमि पर आए, उनकी धरती पर आए हैं, तो कुछ उनसे हुँ। सीखना चाहिए। तो मैंने उनकी रचनाओं को पढ़ना शुरू किया और भी कवियों की रचनाएँ पढ़ना शुरू किया, कवि सम्मेलन को सुनने लगे। तो लगा कि कहीं न कहीं कुछ शब्द ही बनते गए और जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में आती रही,
उसी पर से कुछ शब्द बनते गए और फिलहाल कुछ रचनाएं भी लिखना शुरू कर दिए हैं। क्या तो बात है, अब क्या कह बात सकते हैं है। कि चित्रकार, आप तो हमारे क्षेत्र कलाकार में आ रहे हैं धीरे-धीरे फिर तो। हम जी, जी, बस कोई पता क्षेत्र आप छोड़ेंगे भी हमारे लिए भी। चलिए मैं कुछ लोगों की कमेंट्स ले लेती हूँ। हिमांशु कुमार जी हमारे साथ हैं, कांग्रेचुलेशन सर बोल रहे हैं आपको। विकास बेनीवाल जी नमस्कार बोल रहे हैं, नमस्कार आपको विकास जी। अंकिता श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, ममता सिन्हा जी हैं, नमन मंच कह रही हैं। नमस्कार आपको। सुरेंद्र प्रजापति जी हैं हमारे साथ में। सुरेंद्र प्रजापति जी हमारे साथ मैं भी कलाकार में आ चुके हैं, रंगोली आर्टिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे चित्रकार हैं, शानदार व्यक्तित्व हैं अपने आप में। तो बस ऐसे लोगों से ही बात करने का ये मंच है। ममता सिन्हा जी कह रही हैं एक बार फिर से एक नए विषय पर नई जानकारियों के साथ स्मिता जी। जी बिल्कुल, स्मिता का काम ही यही है कि नए लोगों से लोगों को मिलाना। और आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व यहाँ पे हैं वो बहुत ही कम उम्र के हैं, बावजूद उसके वो जिस पायदान पे हैं जीवन के, वो बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी। तो विश्वजीत जी, हम लोग बात कर रहे थे कि चित्रकारी की बात हो गई और चित्रकारी से किस तरह से आपने फोटोग्राफर का सफर तय किया और उसके बाद मन में एक सहसा आपके आता है कि रचनाकार भी बन जाता हूं मैं। आपने पढ़ना शुरू किया, तो उस पढ़ने के बाद आपकी रचना सुनने का तो बिल्कुल मौका मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो अगर आप अपनी रचना भी सुना दें, उसके बाद आपके कुछ कलाओं से मैं लोगों को रूबरू कराऊंगी। जी मैम, जरूर जरूर। जी कुछ रचनाएं जो है मैं, क्योंकि एक रचना जो है मैंने अपने प्रशिक्षकों के लिखी थी जब जिस हम कॉलेज में अभी हैं, तो वहां पर था कि कुछ छात्र ऐसे थे जो इनको, क्योंकि हम टीचर को ट्रेनिंग देते हैं, तो उन्हें लगा कि हम क्या करेंगे चित्रकार बन करके, हम तो टीचर बने आए हैं, हम आप सर पेंटिंग सिखा रहे हैं। तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक मैंने एक छोटी सी रचना लिखी थी, जो कि एक कवि के धुन पर ही है। क्योंकि मेरा टारगेट है कि उन्हें कुछ कला सिखा दे, जैसे कि भोजपुरी कला, मंजूषा कला, टिकली कला, सब जो भी लोक कलाएं हैं कुछ उन्हें ज्ञात हो जाए। तो इसलिए छोटी सी रचना लिखे थे कि तुम रोज करो गुस्सा, हम यूं ही मनाते रहेंगे, नाराजगी भी ऐसे ही हम जताते रहेंगे, आप सभी स्कॉट के नियमित प्रशिक्षु हो, इसलिए स्कॉट यानी कि साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, जहाँ पर अभी हम कार्यरत हैं, आप सभी स्कॉट के नियमित प्रशिक्षु हो, इसलिए कभी थॉट कभी पोर्ट्रेट से रिझाते रहेंगे, मधुबनी मंजूषा या फिर टिपली कला को, मधुबनी मंजूषा या फिर टिपली कला को हम आपसे यूं ही अंकन करवाते रहेंगे, जब तक आप आर्ट सीख नहीं जाते पूरी तरह से, तब तक हम तुम्हें आर्ट रूम में बुलाते रहेंगे, जब तक हम तुम्हें आर्ट रूम में बुलाते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और आप बिल्कुल ऐसे ही बुलाते रहिए, ऐसे ही सिखाते रहिए, क्योंकि कला ही एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को एक मोटिवेशन देता है, एक प्रेरणा देता है कुछ आगे करने का। अगर उस किसी भी इंसान का शौक उसका आमदनी का जरिया बन जाए तो इससे अच्छा जीवन और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भाई आमदनी तो चाहिए, ये तो कोई दो राय नहीं है इसमें। तो हमारे साथ में है सत्येंद्र कुमार जी, हाय बोल रहे हैं आपको, नमस्कार आपको। सर्वेश कुमार राय जी हैं और ये बोल रहे हैं बहुत बहुत बधाई, नाइस प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच, स्वागत है आप सभी का। धीरज कुमार यादव जी हैं, भरत भूषण बजाज जी हैं, ग्रेट भाई बोल रहे हैं, बहुत बधाई भी दे रहे हैं आपको। ममता सिन्हा जी के लगातार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सौभाग्य की भी कब तक सोता है, देखें आगे क्या होता है। बहुत अच्छी रचनाकार है ये, पता वो भी बिहार से हैं, तो लोगों को ये ना लगने लग जाए कि ये बिहार का मंच है। जी नहीं, ये भारतवासियों का मंच है पूरी तरह से, और भारत के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी जगह पे रहने वाला जो भी कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं ना बिना समय को नष्ट किए मैं विश्वजीत जी की कुछ रचनाएं जो एक वीडियो के फॉर्म में हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि वो आप लोगों को पहले दिखा दूं, क्योंकि आगे की बातें फिर हम लोग करेंगे और बातें तो होती रहेंगी। वहां जिंदाबाद बोल रहे हैं सुरेंद्र प्रजापति जी, तो जिंदाबाद, आबाद रहिए, जहाँ रहिए वहां रहिए। मैं सुरेंद्र प्रजापति को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्हीं के द्वारा आपसे इस पटल पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
चलिए आपका ये शुरू हो गया, हम लोग इसको देखते हैं। ने किए बतावेंगे क्या? कुछ भी जैसे कि आप जो देख रहे हैं या नहीं यही देख रहे हैं आपसे हम दादा तो बतेबे नहीं किए इसको। हाँ हम क्या बतावेंगे। अच्छा 80 साल हो रहा है, इनका और ज्यादा 85। जब से होश हुआ जब से ऐसे ही कैसे ही देख रहे इस पर खेले कूदे जवान हुए बूढ़ा हुए, बस यही बात है। हमारे दादा भी कहते थे कि ऐसे ही देखे, अब हम क्या कहें। थोड़ा सा अच्छा से बताइए। जी हाँ, हमारे दादा भी कहते थे कि हम ऐसे ही देख रहे हैं जन्म से मरण तकला। बाबूजी भी आए, हम भी चले जा रहे हैं।
बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार आपके सारे फोटोग्राफ। और चलिए मैं आपकी तारीफ अकेले क्यों करूं, चलिए कुछ लोगों के कमेंट ले लेती हूँ। भरत कुमार जी बोलते हैं ग्रेट ब्रो, वाह। भरत भूषण बजाज जी कहते हैं बहुत ही गर्व की बात है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बिल्कुल गर्व की बात है। और ममता सिन्हा जी हमसे लगातार जुड़ी हुई। धीरज कुमार यादव जी सराहनीय बोल रहे हैं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं ये कला का मंच है, आप दोनों को बधाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैतन्य कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेचुलेशन सर बोल रहे हैं। धीरज कुमार यादव जी, सुरेंद्र प्रजापति जी लगातार बने हुए हैं, वाह फोटोग्राफी का तो कोई जवाब ही नहीं है, शानदार बोल रहे हैं वो। गार्गी राय जी हैं, बहुत ही सुंदर और जीवंत तस्वीरें कह रही हैं। एक से बढ़कर एक दृश्य बोल रहे हैं सुरेंद्र प्रजापति जी। कृष्णा सिंह जी हमारे साथ हैं, हमें गर्व है आप पे, बिल्कुल गर्व वाली बात है। ममता सिन्हा जी लगातार बनी हुई हैं। प्रिंस कुमार जी हैं, आप हमारे दिल में बसे हो, उसे प्रीत कहते हैं। जो चित्रकार से छायाकार और छायाकार से कलमकार बन जाए उसे विश्वजीत कहते हैं। बहुत बधाई सर, बहुत खूबसूरत शब्द आपके लिए, जबरदस्त बोल रहे हैं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी जिंदाबाद अगेन। सुरेंद्र प्रजापति जी जिंदाबाद, भारत माता की जय। हम भारत के वीर सपूत हैं और भारत में जो कला बसी हुई है उसके जीवंत उदाहरण है आज हमारे सामने विश्वजीत वर्मा जी। तो विश्वजीत जी आपकी इस वीडियो को देखने के बाद में तो सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में आ रहा है वो उस वृक्ष को देख करके कि उस वृक्ष के विषय में बताइए। वो बहुत ही रोचक, बहुत ही कुछ एकदम अलग सा लगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा पेड़ कभी देखा नहीं। ये कहाँ है और क्या कहानी है इसकी? जी मैम, जैसा कि हमको उसके बारे में पता है कि वो बिहार के गया जिले में एक गांव है मेन गांव में वो ब्रिज स्थित है। और उस ब्रिज के बगल में ही एक बाबा कोटेश्वर नाथ धाम एक शिव मंदिर है। और उस शिव मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है और ब्रिज की अपनी अलग कहानी है। तो हम शॉर्ट में पहले शिव मंदिर कहानी बताएं। शिव मंदिर के बारे में है कि उसमें जो शिवलिंग बना हुआ है उस पर 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, जिसे कहा जाता है सहस्त्र शिवलिंग। तो सहस्त्र शिवलिंग उसके पास में है और कुछ दूरी पर वो पीपल का वृक्ष है। उसके बारे में जब हम बरगद का नहीं है? अच्छा जी हाँ, ये पीपल का वृक्ष है। जी हाँ, पीपल का वृक्ष है वो जी, क्योंकि बोध गया ऐसे महाबोधि वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक और पीपल का वृक्ष है जो मेन गांव में है, गया से पहले है। वो जब पटना से आगे जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है वो गया पटना गया के बीच में मेन गांव है, वहीं पर पीपल का वृक्ष है वो। वहां पर उसकी सबसे बड़ी खासियत हमको ये लगी कि पीपल की जो तने जो थी वो डाली से निकलने के बाद से ऊपर नहीं जाती है, वो डायरेक्ट नीचे की जमीन में टच हो जाती है, जमीन में गिर करके फिर आगे बढ़ गई। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक वेव की तरह जैसे वेव जाता है वैसे वेव निकल रहा है उसका। और जो उसकी तने जो है जो कुछ दूरी पर शिव मंदिर है, शिव मंदिर की ओर लगातार अग्रसर होती चली जाती है। तो वहां के जब मैंने स्थानीय लोगों से बात किया, जैसे कि वीडियो में भी आपने देखा, तो जिनकी उम्र 85 साल के आसपास थी, वो कह रहे हैं कि मेरे दादाजी बचपन से इस पेड़ को वैसा देखते आ रहे हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो पेड़ लगभग 500 साल प्लस पुराना होगा। उस पेड़ पर बिहार सरकार ने भी कुछ पर काम किया था, उस पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी आयोजित की थी। तो मैंने उस जाकर फोटो शूट भी किया उसकी जी। और वो भी एक अलग स्टोरी है, हम फोटो शूट कर क्या कहते हैं हमने सबमिट भी कर दिया जी। तो सबमिट करने के बाद एक कहानी है जो हम यहाँ साझा कर रहे हैं उसकी। फोटो तो मैंने सबमिट कर दिया वहां पर। जिस दिन पुरस्कार मिला था तो उसके 2 दिन पहले मुझे फोन आया एकेडमी से कि आपका नाम का चयन हुआ है, आप एकेडमी इस तारीख को आ जाइएगा। तो मैंने पूछा कि उत्साहवश की पुरस्कार आप कौन सा दीजिएगा, तो बोले कि नहीं आप बस आइए, पुरस्कार वहीं बता देंगे। तो उस समय हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया कि चलो मुझे पुरस्कार मिल रहा है। एक खुशी भी थी एकेडमी का पुरस्कार मिलना है। तो मैंने लगभग सबको लेकर गए। जब हम एकेडमी पहुंच रहे हैं तो वहां क्या देख रहे हैं कि बिहार के जितने भी बड़े बड़े फोटोग्राफर हैं, जैसे कि कुछ फोटोग्राफर हैं पीके जैन है, विजय कुमार जैन, जिनकी लिखी किताबें हम लोग आर्ट कॉलेज में पढ़ते थे, उनकी फोटो को देखकर हम सीखते थे, वो वहां बैठे हुए थे। और भी वरिष्ठ फोटोग्राफर थे। तो मुझे लगा कि इतने सारे वरिष्ठ फोटोग्राफर में मेरा क्या स्थान होगा। तो मैंने दर्शक दीर्घा में जाकर पीछे बैठ गए सब दोस्तों के साथ में।
और मैंने सबको बोल दिया कि देखो मुझे जो है ना या तो थर्ड प्राइज या फिर कंसोलेशन मिल जाएगा, इसीलिए मैं पीछे आ बैठ गया हूँ। तो जब पुरस्कार देने वितरित करने लगे तो सबसे पहले कंसोलेशन का नाम आया, तो मैंने सबको बोल दिया कि देखो मेरा नाम आने वाला है, आप लोग फोटो खींचिएगा। क्योंकि एक होता भी है ना कि फोटो अवार्ड लेते समय फोटो क्लिक करना, ताकि उसे हम सोशल मीडिया पर शेयर कर सके। हाँ। तो मैंने सबको रेडी कर दिया कि भाई अब मेरा नाम आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो कंसोलेशन अवार्ड तो निकल गया, तो सब मेरी तरफ देखने लगे कि भाई तुम्हारा नाम तो नहीं आया। तो मैं लगा कोई बात नहीं, थर्ड में आ सकता है मेरा नाम, तीसरा में आएगा। तो इसीलिए तीसरा जब नाम निकल गया तब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि बस मुझे लोग ऐसे ही बुला लिए हैं, मेरा नाम तो आएगा नहीं। जब कंसोलेशन निकल गया, थर्ड निकल गया, फिर भी थोड़ी बहुत इच्छा बची थी कि शायद सेकेंड में नाम आ जाए। सेकेंड में जो नाम आया तो उसमें मेरा नाम नहीं आया। सेकेंड में जो सर बीके जैन सर थे, वो चूंकि अपने नाम से एंट्री नहीं दिए थे, अपने लड़के के नाम से एंट्री दिए थे, तो उनका जब सेकेंड में आ गया तो सारे की एक नजर पड़ गई फर्स्ट कौन है। फिर जब बिहार के इतने वरिष्ठ फोटोग्राफर सब लोग निकल गए हैं, फर्स्ट का नाम आया नहीं, और मैं बस अपने चेयर पर बैठ कर सोचने लगा कि लगता है लोग मुझे गलती से फोन कर दिए थे, मेरा नाम तो आया नहीं, सब पुरस्कार तो निकल गया। हम मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि अब दोस्तों को क्या बताएंगे कि भाई हम सबको बोल दिए थे मेरा पुरस्कार नाम आएगा, यहाँ तो सब पुरस्कार निकल गए हैं। उसमें जब फर्स्ट पुरस्कार में मेरा नाम पुकारा गया तो मेरा ध्यान तो कहीं और था कि मुझे तो ये लग रहा था कि अब हम क्या बोलेंगे सबको, मैंने सुना ही नहीं कि मेरा नाम पुकार लिया गया है। फिर सब दोस्त जी हमको पूरा ताली बजाने लगे, तुम्हारा नाम है, तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि मेरा नाम कैसे आ गया फर्स्ट में। फिर पुनः दोबारा बोला कि यदि विश्वजीत जी हैं तो आइए। फिर हम स्टेज पर गए, पुरस्कार भी लिए, चूंकि मैंने फोटो भी डाला था। तो वो एक पल मेरे लिए रहा कि एक अचीवमेंट, फर्स्ट प्राइज मिला एकेडमी की तरफ से। पेपर वालों ने भी जब इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने उसमें छापा भी कि सिवान जिले के सबसे युवा फोटोग्राफर जिन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता। तो वो एक अलग मोड़ आया उस समय से, कह सकते हैं कि फोटोग्राफी का एक नया जुनून आ गया उस समय से। हर कोई पहचानने लगा कि हाँ ये कोई फोटोग्राफर है। और हमसे ज्यादा जब हम ये बातें अपने सर को बताए, जो मेरे सर मजर इलाही सर थे पटना में फोटोग्राफी के टीचर, वो हमसे ज्यादा उनको खुशी हुई कि मेरे स्टूडेंट को। और हमारे जो मेंटर होते हैं ना, जो हमारे गुरु होते हैं, वो ज्यादा खुश होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उसमें उनकी भी तो जीत होती है। तो बहुत ही खूबसूरत रहा ये भी आपका सफर और ये बात। और मैं देख रही थी ना इस वीडियो में कि एक नहीं बहुत सारे पुरस्कार, और जिस तरह से आपके न्यूज आते रहे समाचार पत्रों में, और इंटरव्यू का भी जिक्र मैं करना नहीं भूलूंगी, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। अभी सबसे पहले मैं कुछ लोगों के कमेंट ले लेती हूँ। जबरदस्त बोल रहे हैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत सुंदर। विश्वजीत बोल रहे हैं, सुजीत कुमार जी, बादल कुमार कह रहे हैं हमें गर्व है कि मेरे सर यहाँ तक पहुंच गए, गुड सर। बिल्कुल। और आप भी बादल जी बहुत अच्छा करिए, आपके सर को आपके ऊपर भी गर्व होगा। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। विश्वजीत जी, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी कला का विस्तार एवं प्रसार भी कर रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत जरूरी होता है कि अपनी कला को दूर दूर तक पहुंचाना, दूसरों को बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। जयप्रकाश चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य कुमार गुप्ता जी हैं। जय प्रकाश चंदेल जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। और साथ ही हमारे साथ राजकुमार सेवक जी हैं, संजय कुमार जी हैं, संगीता चौबे पंखुड़ी जी हैं, धीरज कुमार यादव जी हैं, सुरेंद्र प्रजापति जी लगातार बने हुए हैं। तो सभी के बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारी बधाइयां हैं आपके लिए, शुभकामनाएं हैं आपके लिए। लेकिन बात करना था हमें, जिक्र कर रहे थे हम लोग पुरस्कारों की, तो एक मैंने देखा उसमें स्टेट का तो आपको मिला ही, नेशनल अवार्ड जो रहा आपका, तो उसकी जिक्र तो हमने कर लिया। ये जो स्टेट का जिक्र किया है, अपने अवार्ड के बारे में कुछ बताइए, और भी जो लोग। हमें पुरस्कार तो बहुत मिला है, लेकिन जो नेशनल पुरस्कार जो मिला था वो उसपे फोटोग्राफ था, जिसमें चूंकि सारा क्रेडिट उस दुकानदार को जाता है जिसने इतनी क्रिएटिविटी की थी।
क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो फोटोग्राफर का काम बस होता है तस्वीर क्लिक करना। मेन क्रेडिट उसको देना चाहिए जिसने उतनी अच्छे से चीजों को डेकोरेट किया है। तो जैसे हम सोनपुर मेला में गए थे, तो वहां पर हाँ। देखा है कि एक शॉप था, जिलेबी का दुकान था वो, जिसने अच्छा। बहुत ही खूबसूरती से वेलकम इंडिया वो जिलेबी से लिखा था वो, और उसको लिखने के बाद दुकान के आगे है वो टांग दिया था एक खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसकी। और अच्छी बात जो इंडिया उन्होंने लिखा था, तो आई लिखे थे ग्रीन कलर से और डी था व्हाइट से, और फिर आई था केसरिया कलर से। पूरा एक देखा जाए तो वो फ्लैग कलर से इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे। और वो दुकान जो था तो मेले के बीच में था। हमको एक ऐसा फोटो लेना था कि बस दुकान आए, जलेबी आए और उसमें कोई व्यक्ति नहीं आए बीच में, क्योंकि व्यक्ति जो है फ्रेम को वो डिस्टर्ब कर रहे थे। तो हम रोड के अपोजिट साइड खड़े हो गए। हमको याद है लगभग आधे घंटे तक वैसे एक पोज में खड़े रहे थे वहां पर कैमरा लेकर के कि कब वो भीड़ हटे हम फोटो क्लिक करें। तो चीजें होती है ना, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो पूरी हो भी जाती है। उतने बड़े मेले में सोनपुर मेला सबसे बड़ा मेला है, एक पल ऐसा आया कुछ सेकंड के लिए सारी भीड़ वहां से हट गई। ऐसा लगा कि जैसे कि मेरी इच्छा की वो पूर्ति हो गई हो। पूरी हो गई। सभी लोग हट गए, ना एक व्यक्ति दुकान के पास था, ना कोई रोड पर कोई नहीं था। दुकानदार भी नीचे तो अपना आराम करने लगा। तो मैंने उस समय एक फोटो क्लिक किया, और जैसे एक फोटो क्लिक किया वैसे फिर अचानक से भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ आ गई। यानी कि ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए उस पल को रोक दिया गया हो कि आपको बस फोटो क्लिक करना है। वो मैंने फोटो क्लिक किया, उस फोटो को मैंने NDMC के तरफ से निकला था प्रतियोगिता, उससे मैंने अप्लाई किया। तो उसमें वहां पर नेशनल अवार्ड मुझे फोटो आपको 2015 में मिला था। वाह वाह वाह, क्या बात है। और एक डायलॉग याद आ रहा है मुझे कि जब आप क्या कुछ ऐसा था ना कि शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए कुछ ऐसा ही है। बहुत डायलॉग नहीं याद होते मुझे, लेकिन आज आपकी बातों से मुझे उसका याद आ गया। तो ये भी बहुत रोचक एक जानकारी हुई कि चलिए अगर इंसान लगा रहता है अपने काम में ना, तो उसको सफलता मिलती ही मिलती है। और इसके जीते जागते आज उदाहरण हमारे सामने है विश्वजीत वर्मा जी। तो ये तो जिक्र हो गया कि नेशनल अवार्ड की बात। इसमें अभी आपके इंटरव्यूज जो हो रहे थे उसमें एक मधुबनी चित्रकला के बारे में आपने एक इंटरव्यू दिया हुआ है, शायद संभवतः वो दूरदर्शन पे ही है वो। दूरदर्शन पे जी नहीं, गोरखपुर तो दूरदर्शन मधुबनी में। चित्रकला के विषय में भी आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ बताएं तो उनके लिए भी थोड़ी जानकारी हो जाएगी। जी मधुबनी चित्रकला जो है बेसिकली बिहार के एक क्षेत्र मधुबनी जिला से उसका उत्पत्ति माना जाता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं मधुबनी चित्रकला। क्योंकि मधुबनी जिला है तो उसी जिला उस गांव जिला से पेंटिंग आया है, तो हम उसे कहते हैं कि मधुबनी चित्रकला। और वहां पर मैथिली भाषा बोली जाती है, तो इसीलिए बहुत लोग इसे मैथिली चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। बाकी चूंकि ये पेंटिंग तो अभी विश्व लेवल पर बहुत ऊंचे स्थान प्राप्त कर चुकी है, लेकिन इसकी यदि हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत के बारे में कहा जाता है कि जब राजा जनक जो अपनी सीता के विवाह के लिए जब बारात आ रहे थे, तो उसके लिए वहां के महिला कलाकारों से सबसे पहले इस चित्रकला का वो निर्माण करवाए थे। उस समय से ही लगातार चित्रकला आगे बढ़ती गई और आज जो है स्टेट से होते हुए नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक अपनी एक सर्वोच्च पहचान बना चुकी है। और ये भी हमें देखना होगा कि प्रत्येक साल बिहार जितने भी पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कार मिलते हैं, प्रत्येक साल मधुबनी चित्रकला के किसी न किसी महिला कलाकार को जरूर मिलता है। और ये भी एक बात हम यहाँ नोट करेंगे कि मधुबनी चित्रकला को महिला चित्रकारों की कला भी कहा गया है, क्योंकि उसके जितने भी कलाकार हैं वो सब महिला कलाकार हैं। तो हम देखते हैं कि हर जगह पुरुषों का वर्चस्व रहता है, हर किसी कहते हैं कि ये काम पुरुष करेंगे, लेकिन जब मधुबनी चित्रकला की बारी आती है तो उसके बारे में सब लोग कहते हैं कि नहीं, ये चित्रकला जो है महिलाओं की कला है। महिलाओं ने इसे उतनी उच्च स्थान तक पहुंचाया है, ये एक छोटे गांव से निकल करके आज इंटरनेशनल मार्केट तक इसकी इतनी बड़ी पहचान बन चुकी है। तो मधुबनी उसी पर मुझे गोरखपुर दूरदर्शन के द्वारा मुझे बुलाया गया था। उसमें कार्यक्रम था एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अंतर्गत मधुबनी चित्रकला पर कुछ बातें रखनी थी, कुछ चर्चाएं हुई थी, क्यों बनाया था, इसका इतिहास क्या है, उसी पर आधे घंटे का वो कार्यक्रम था दूरदर्शन पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है। जो दर्शक अभी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूँ कि आज हमारे साथ नेशनल अवार्ड विजेता विश्वजीत वर्मा जी हैं, जो फ़ोटोग्राफ़ी के क्षेत्र में और साथ ही चित्रकला के क्षेत्र में महारत हासिल है। उनको ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम उनसे आज बहुत सारी बातें सीख रहे हैं, जान रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो एक ज़िक्र आया डायरी के पन्नों से। तो डायरी के पन्नों से की क्या कहानी है, ये आप बताएंगे क्या हमें? जी, हम डायरी के पन्नों से हमारे एक मित्र थे जिनका रविकांत नाम है। तो जी। चूंकि हम जब चित्रकारी करते थे तो चित्रकारी से फिर फोटोग्राफी में आ गए। तो फोटोग्राफी करने लगे तो कई सारे पुरस्कार मिलते गए। नेशनल पुरस्कार मिला, स्टेट पुरस्कार मिला और भी पटना में छोटे मोटे पुरस्कार मिलते रहते थे। तो उनको जो है मेरे बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। एक दिन मेरे पास है, बोले कि तो उन्होंने मेरा मेरा बैकग्राउंड जाना, तो कहा कि भाई आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, गांव में रहे हैं और पटना आकर के इतनी चीजें एकाएक आपके साथ होने लगी। तो मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे राय दिया कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी कहानी को लिखिए ताकि आपकी कहानी को दूसरे पढ़ सके। तो मैंने लिखना शुरू किया अपने डायरी में। तो उसको तो लिखते जा रहे थे, लेकिन एक दिन लगा कि वो बस डायरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उस डायरी का जो पन्ना है, उन पन्नों को बाकी लोगों के बीच भी साझा करनी चाहिए। तो जो मैंने कहानी लिखी थी, उसको मैं प्रत्येक रविवार को एक कुछ 2-4 पन्ने जो है उसके मैं अपने ब्लॉग स्पॉट पर शेयर करता हूँ, ताकि जो मेरी कहानी है डायरी के पन्नों से होते हुए पूरी दुनिया तक पहुंचे। तो वो भी छोटा सा प्रयास है, क्योंकि समय की व्यवस्था रहती है, बहुत सारे कार्य करने होते हैं, इसलिए मैंने संडे का चयन किया है। रविवार को, प्रत्येक रविवार को मैं उसमें कुछ आर्टिकल लिखता हूँ और उसे साझा करता हूँ डायरी के पन्नों के अंतर्गत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर उन पन्नों से कुछ रोचक जानकारी हमारे दर्शकों तक भी पहुंच सके ना, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन आप उस रोचक जानकारी को थोड़ा-सा याद करने की कोशिश कीजिए और इस बीच में कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ। संगीता चौबे पंखुड़ी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, कहती हैं कि बेहतरीन प्रतिभा को आप सबके सामने ला रही हैं। स्मिता जी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इन शब्दों के लिए। लेकिन चलिए, मुझे चूँकि बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ बात करना, मुझे बचपन से ही इंटरव्यूज़ देखना, सुनना बहुत अच्छा लगा था और आज मैं ले रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील आता है। सुरेंद्र प्रजापति जी फिर से वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद भी जिंदाबाद। कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं धीरज कुमार यादव जी और नंदन कुमार कुशवाहा जी हैं। जियो मेरे भाई, मेरे गांव का हीरो। राजकुमार सेवक जी हैं, बहुत सुंदर जानकारी। गांव के हीरो तो आप हो गए हैं और सबसे अच्छा आपके व्यक्तित्व मुझे लग रहा है, आप बहुत हंसमुख हैं। तो वो बिल्कुल मत छोड़िएगा पूरे जीवन में, चाहे कहीं भी रहिए आप। सुमित कुमार चंद्रवंशी जी हमारे साथ हैं। हु एम आई? पूछने में बताइए उनको। प्रेम सिंह जी हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। रणवीर कुमार, बहुत खूब भाई। तो सुमित कुमार चंद्रवंशी जी का ये जो कमेंट आया ना, हु एम आई, तो ये बड़ा मतलब विचित्र हो गया मेरे लिए कि क्या है। क्या आप जानते हैं सुमित कुमार जी को? किनको मैम? सुमित कुमार चंद्रवंशी जी हैं। सुमित कुमार नहीं, मैं पर्सनली उनको नहीं जानते हैं। अच्छा, हु एम आई शायद वो अब बता रहे हैं कि सर का बुक है। अच्छा, सुमित कुमार चंद्रवंशी जी। जी जी। एक्चुअली वो हाँ पहचान गए, वो मेरे वर्तमान स्टूडेंट हैं। एक्चुअली हु एम आई, चूंकि मैंने अपने बारे में छोटी सी किताब लिखी थी जिसका मैंने शीर्षक दिया था हु एम आई, मैं कौन हूँ। अच्छा, देखिए उसके आप बारे में स्टूडेंट को याद है और आप भूल गए, उसका जिक्र उन्होंने करना। वो आपसे नाराज हो जाएंगे तो आपने बोला कि आप नहीं जानते उनको। नहीं, भूल गए थे, अभी वर्तमान में न्यू उनका एडमिशन हुआ है, अभी उनका नहीं पहचान पाए। तो हुआ क्या कि आप उनको सिलेबस में पढ़ाना है मैं कौन, शीर्षक है, स्कोर में पेपर कोड है। तो सब बच्चे बोलते थे कि क्या लिखे, अपने बारे में हम क्या लिखे। तो इसीलिए मैंने अपनी कहानी जो थी, जो हम डायरी के पन्नों में लिखते थे, उसको मैंने एक छोटा रूप दिया था हु एम आई के, मैं कौन हूँ। तो मैं सबके अपने सारे छात्रों को भी शेयर करता हूँ, देखो पढ़ लीजिए इसे, मैं कौन हूँ। इसी आधार पर आपको अपने उत्तर लिखने हैं। तो शायद वो उसी के बारे में चर्चा कर रहे होंगे
क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, बादल कुमार जी भी वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन माई सर बोल रहे हैं, और बीरन कुमार सिंह जी हैं, और संगीता चौबे जी तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत बधाई दे रही हैं आपको। तो हम लोग बात कर रहे थे कि डायरी के पन्नों से कि कुछ रोचक जानकारी, एक मैंने चित्र देखा था उसमें, छोटा सा विश्वजीत, बचपन का विश्वजीत गोलू जी मोलू सा, तो वो थोड़ा बैठा हुआ था और थोड़ा मुंह सिकोड़ते हुए, उसपे कुछ डायलॉग्स लिखे हुए थे। वो डायलॉग क्या थे, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये भी वीडियो में मुझे दिखा। जी, वो तस्वीर जो था, जब भी हम घर पर वो खोलते थे अपने बचपन की डायरी, तो उसको देखकर सब लोग हंसने लगते थे। कहते कि देखो, सब कोई कैमरा के आगे बैठ कर हंसता है, मुस्कुराता है, और ये देखो रो रहा है। तो वो हमको हमेशा डिस्टर्ब कर, जब भी हम खोलते थे तो फोटो को हम जल्दी से पलट देते थे, क्योंकि हम कोई भी घर पर आता था तो वो देखा था फोटो, बचपन की फोटो, तो हम सब फोटो दिखाते थे, लेकिन उस फोटो को हटा देते थे, ताकि क्वेश्चन ही रहता था कि भाई तुम रो क्यों रहे हो कैमरा के आगे। कैमरा के आगे तो हर कोई फोटोग्राफर बोलता है स्माइल करो, तो रोने का क्या वजह है। तो शायद ये इसका उत्तर जो हमको 2013 में जाकर मिला, जब मैंने फोटोग्राफी के क्षेत्र में कदम रखा, तब मुझे लगा कि मुझे कैमरा के पीछे रहना है, कैमरा के आगे नहीं रहना है। तो उसमें लिखा था कि सो आई एम स्वीट। वीपिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं कैमरा के आगे रो रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैमरा के पीछे रहना था। मुझे बचपन में ही पता चल गया था कि मैं फोटोग्राफर ही बनूंगा। तो बिल्कुल कोई बिल्कुल, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो वो पूत के पाँव उस समय दिख रहे थे, लेकिन समझ में 2013 में आया। चलिए कोई बात नहीं, जब समझ में आया तो आपने कमान संभाल ली पूरी तरह से। और कुछ रोचक जानकारियां आपके पास बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं अभी। एक कहानी मैंने रविवार 9 अगस्त को पोस्ट किया था, एक पोस्ट डायरी के पन्नों में। तो हम्म क्योंकि ये मेरा पहला पोस्ट था, 9 अगस्त से हम शुरू किए पोस्ट करना, 2020 से, क्योंकि लॉकडाउन था, तो एक नया मेरे अंदर क्रिएटिव लगा कुछ क्या करें अब। तो पहले तो लिखते थे, पब्लिश करने का विचार बीच लॉकडाउन में आया। तो जो पहला हम पोस्ट किए थे उसमें अपनी एक अपनी कहानी बताए थे कि जो फोटोग्राफी हम कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि जब भी कोई त्योहार होते हैं, खासकर होली या फिर दीपावली, तो उस टाइम में मैं घर नहीं जाता था, मैं बाहर आ करके फोटो शूट करता था। तो इस होली का दिन, सॉरी दीपावली का दिन था वो, और दीपावली के दिन चूंकि हम फोटो शूट कर रहे हैं, दिन का फोटो शूट किए, रात में मुझे जो आतिशबाजी जो होती है, उस आतिशबाजी का फोटो शूट करना था। तो हम जिस रूम में रहते थे, तो वो था कि वो रूम थोड़ा हाइट था पूरे मोहल्ले में, तो मैं छत पर चला गया, और छत के ऊपर जो सीढ़ी घर जो बना होता है, तो जी पर पानी का टंकी रखा भी रहता है, ऊपर बहुत हाइट पर रहता है वो। तो बाकी लोग नीचे अपना बैठे थे, तो मैंने कहा कि मुझे ऊपर जानी है। तो उन्होंने कहा ऊपर क्यों, कहीं ऊपर से करेंगे तो फोटो अच्छा शूट आएगा। मैंने पूरी आतिशबाजी की फोटो शूट करनी है, तो चूंकि जाने के लिए कोई सीढ़ी की व्यवस्था नहीं थी, तो फिर कैसे कैसे उन लोगों ने एक छोटी सी सीढ़ी लाए और उसको खड़ा किए दीवार से, फिर किसी ने कैसे कैसे हमको मुझे ऊपर पहुंचा दिया। वो लोग ऊपर तो चले गए, और हम फोटो शूट करना लगातार शुरू कर दिए। 11 बजे लगभग हम गए थे शूट करने के लिए, और ध्यान रहा नहीं कब से 12, 1, 2, 3 बज गया। और उस दरमियान, हाँ, रात रात 3 बजे तक हम फोटो शूट करते रहे। जब कैमरे की बैटरी ऑफ हुई, तब ध्यान आया कि वो अब जाना भी चाहिए, क्योंकि नींद भी आने लगा था उस समय। तो जब मैं नीचे देखा तो नीचे कोई था ही नहीं, क्योंकि सभी लोग जो है चले गए थे। अब उस छोटे जगह में एक सीढ़ी घर था, पानी की टंकी थी, छोटा जगह था बस मेरे खड़े होने पर। अब वहां पर रात में अकेले हैं उस जगह पर, अब निकलने उतरने का भी कोई रास्ता नहीं था। तो अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, क्योंकि मैंने मोबाइल भी नीचे कमरा में छोड़ दिया था। मेरी आदत रही है जब हम कोई काम करते हैं तो मोबाइल को दूर कर देते हैं, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो मेरे काम के दरमियान। तो मोबाइल भी रूम में था। तो हुआ कि अब करे क्या, तो टाइम देखे उस समय कैमरा में समय देखे तो 4 बज रहा था। तो लगा कि 2 घंटे में तो लोग जग ही जाएंगे, तो मैं बस वही अपना कैमरा रख करके टंकी के पास से अपना बैठ गया। तो पता नहीं कब नींद भी लग गई उसमें। सुबह जो हुआ तो आसपास कुछ बॉयज हॉस्टल थे, बच्चे जो, आप चूंकि आदत भी सबको होती है सुबह सुबह छत पर चढ़ के सब छत की निगरानी करना बच्चों की एक बॉयज लाइफ में, तो उन्होंने देखा कि टंकी के पास भी बैठा हुआ है। अब उन्हें आश्चर्य लगा कि इस रात में कौन आ सकता है हाइट पर पानी की टंकी के पास।
फिर पूरे उनके घर के आगे पूरी भीड़ जमा हो गई कि आपके छत पर कोई है। तो अभी पूरा माहौल अजीब हो गया, आगे सभी लोग छत पर आ गए। एक किसी की चढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी कि आखिर ऊपर जाए कैसे, कि आखिर इतने ऊपर कौन आ सकता है। फिर जिन लोगों ने मुझे ऊपर भेजा था, फिर वो लोग आए, जैसे तैसे फिर मुझे नीचे उतारा गया। तो फिर एक अजीब वहां पर एक सिचुएशन रहा। तो नीचे आया, सबको समझा कि हम फोटो शूट कर रहे थे, रात में वहीं रह गए। ये बड़ा फिल्मी सिचुएशन हो गया ना, मौसी जी कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, पानी की टंकी भी चढ़ करके। हाँ, बस वही परिस्थिति, लेकिन ये था कि कूदना फाना नहीं, यहीं पर इंतजार करना है। बच गए आप, बस ये कह लीजिए उस दिन, या तो ऊपर से कुछ नहीं तो बस नीचे गनीमत ये रहा कि बस गनीमत ये रहा किसी ने पुलिस वाला का फोन नहीं किया कि भाई कौन आ गया छत वही पर। कह रही हूँ कि बस बच गया, नहीं तो उस दिन जो कुटाई होती ना। चलिए कुछ लोगों की कमेंट से मैं ले लेती हूँ। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं आपकी सादगी और विनम्रता आपके व्यक्तित्व को और ऊंचाई प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, और इसको आप कहीं भी आप पहुंच जाइए, मेरी आपसे बस यही दरख्वास्त रहेगी कि इसको बरकरार रखिएगा ना। ये जो सादगी है ना, वही इंसान को इंसान बनाए रखती है। तो पायदान तो आपके बहुत अभी आगे आएंगे, अभी तो ये लगातार आप ऊंचाई ही चढ़ेंगे, और मेरी शुभकामनाएं भी हैं। मनोहर कुमार जी है, कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन मामा। अरे वाह। संतोष कुमार जी हैं, सुपर बोल रहे हैं। संजय कुमार जी हैं, कांग्रेचुलेशन सर बोल रहे हैं। सुरेंद्र प्रजापति जी बोलते हैं वाह। प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, कहते हैं कला और कलाकार को नमन, शुभाशीष, शुभकामनाएं। और लगातार बनी हुई हैं संगीता चौबे पंखुड़ी जी हमारे साथ में। संतोष कुमार बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, बहुत रोचक संस्मरण, साथ ही प्रेरक भी। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। सुमित कुमार चंद्रवंशी जी कह रहे हैं सर की हर एक कहानी एक प्रेरणा है हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल सही बात है, प्रेरक तो आप हैं, आपका व्यक्तित्व है पूरी तरह से है। और इसमें जो है ना कि मैंने देखा आपकी कहानी में जो सबसे बड़ी बात थी कि अपने काम में डूबो तो इस तरह से डूबो कि समय का भी पता नहीं चला। बहुत अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। जिस तरह से आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं ना, वही आपकी सफलता की सीढ़ी भी बन रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। दूसरे की छत आप सुरेंद्र प्रजापति जी कह रहे हैं जी बिल्कुल दूसरे की छत पर आप। ये कहानी मैंने उन्हें भी सुनाई थी। वो बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। डायरी के पन्नों से तो आप एक चित्रकार, फोटोग्राफर और रचनाकार, आपने कविताएं भी लिखनी शुरू कर दी और आप एक लेखक बन गए। क्या बात है भाई, आप तो एक मेरे बीएड के स्टूडेंट थे 2018-20 सत्र, तो उनका नाम प्रिंस कुमार है। तो थोड़ा बहुत वो भी लिखते थे, तो उन्होंने मुझे लाकर एक पन्ना दिया एक बार कि सर आपके बारे में कुछ लिखे हैं। जब मैंने उसे पढ़ा तो उन्होंने लिखा था कि हर क्षेत्र में जिसे कामयाबी मिले उसे जीत कहते हैं। हम प्रशिक्षुओं के दिल में आप बसे हो उसे प्रीत कहते हैं। और जो छायाकार से चित्रकार, चित्रकार से फिर कलमकार बन जाए उसे विश्वजीत कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ये कमेंट के माध्यम से उन्होंने डाला भी हुआ है। अभी मैंने जो कमेंट्स पढ़े हैं ना, वो उसमें ये कलाकार छायाकार विश्वजीत वाला आ चुका है। जी बहुत हाँ, कमेंट्स आपको नहीं दिखेंगे। आप ये जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो आप सारे कमेंट जरूर देखिएगा एक बार, क्योंकि बहुत प्यार मिल रहा है आपको इनके कमेंट के माध्यम से। मैं कुछ तो पढ़ पा रही हूँ, कुछ निकल जा रहे हैं, तो आपसे ये रहेगा कि आप इसको जरूर पढ़िएगा। देखिए समय किस तरह से बीत गया, 50 मिनट हो गए और आपके साथ बातों बातों में इसका पता भी नहीं चला, और इतनी रोचक बातें हम लोगों ने की। तो आप अब चूंकि लेखक बन चुके हैं पूरी तरह से, और आपका हर रविवार को डायरी के पन्ने आपके आते रहते हैं, तो ये लोग आपके डायरी के पन्नों तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसकी जानकारी दे दीजिए कि लोग अगर आपसे कुछ सीखना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, तो वो क्या माध्यम है कि वो आप तक पहुंच सकें। डायरी के पन्नों के अंतर्गत कि मैं जो है, मेरा एक पेज है क्रेजी आर्ट फोटोग्राफर्स, वो मेरा फेसबुक पेज है क्रेजी आर्ट फोटोग्राफर्स, क्योंकि एक पागलपन होना चाहिए। मुझे लगा कि डाल दिया आपने। ये नाम बता दीजिए, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। पहले क्रेजी क्यों? हाँ, वही बता रहे हैं कि जब मैं फोटोग्राफी करता था
तो कोई वो टाइम नहीं रहता था कि भाई इतनी टाइम है क्या है, बस मन आया फोटो शूट करना है तो चल दिए। तो सबने कहा कि क्या पागलपन कर रहे हो, यार टाइम है कोई जाने का, अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी जाओगे शूट करने हैं। तो एक पागलपन होना चाहिए। तो मुझे लगा कि यार सब कुछ पागल कर, तो क्यों ना नाम भी पागलपन कर ले, ताकि जब जब उसे हम पढ़ेंगे लगे नहीं वो पागलपन अंदर से रहनी चाहिए वो। इसलिए नाम भी क्रेजी कर लिए। चूंकि आर्ट तो मेरा था ही और फोटोग्राफी था, दोनों को मिला करके एक क्रेजी आर्ट फोटोग्राफर। और शॉर्ट में सब कैप बोलते हैं, CAP कैप। और फोटोग्राफर लोग क्या होते हैं, हमेशा कैप लगा कर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ सेंस में भी कैप है, और फुल फॉर्म क्रेजी आर्ट फोटोग्राफर्स हो जाता है वो। क्या बात है, मतलब कहाँ से कैसे कैसे सोच लेते हो भैया आप इतना। तो फिर हाँ, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे ना कि लोग आप तक कैसे पहुंचे, तो ये तो हो गया आपका पेज। और क्या माध्यम हो सकता है अगर कोई आपसे सीखना चाहे, तो क्या आप क्लासेस भी लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, या आप किस तरह से लोगों को सिखा सकते हैं? जी मेरा यूट्यूब पर पेज, यूट्यूब पर एक पेज है क्रेजी आर्ट फोटोग्राफर्स के नाम से, मेरा सारा इसी नाम से होता है। और अच्छा। क्रेजी आर्ट फोटोग्राफर्स के नाम से ब्लॉग स्पॉट भी है, वर्डप्रेस पर भी अकाउंट है। या हम्म। गूगल में कोई भी सर्च करेंगे विश्वजीत K1, मैं लिंक डाल दूंगा इसमें वीडियो इसमें, हाँ तो जी जी। वहाँ से आसानी से संपर्क कर सकते हैं। हर माध्यम में हम अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ तक हो सके हम सीखते और सिखाने का काम करते रहते हैं। क्योंकि अरे मुझे वाह। लगता है कि यदि हम किसी को सिखाएंगे तो हम सिखाने ज्यादा उससे सीख सकते हैं। तो हाँ इसीलिए हाँ। ये प्रक्रिया चलती रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। और हमारे साथ साथ कौन कौन सहमत है मैं देख लेती हूँ। अनिल श्रीवास्तव, जाहिद जी कह रहे हैं उत्तम, मनोहर कुमार जी कहते हैं मैडम गुड जॉब। ठीक है, हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिनंद कुमार जी हैं, कांग्रेट्स विश्वजीत वर्मा, वी आर प्राउड ऑफ यू रियली। तो आप सभी को आपके ऊपर बहुत गर्व है, आप अपने गांव के हीरो हैं। इस तरह की बातें जिसके लिए आए वो एक आम इंसान नहीं हो सकता है, और आम से खास बनने की जो सफर होता है ना, वो बहुत रोचक होता है, और उसमें मेहनत बहुत लगती है, समय बहुत देना पड़ता है, अपना संपूर्ण उसी के लिए ही करना पड़ता है। चलिए मेरे साथ कुछ और है, बहुत बहुत ही रोचक जानकारी। फोटो का शूट करना, यही आत्मसमर्पण एक कला साधक के अंदर होनी चाहिए। ये कला साधक सुरेंद्र प्रजापति जी कह रहे हैं, वो कला साधक। तो रणवीर कला। कुमार जी कहते हैं कि एक बेहतर इंसान, एक उम्दा फोटोग्राफर और एक बेहतर लेखक व कलाकार के रूप में मेरे दिल के करीब प्यारे विश्वजीत की उज्जवल भविष्य की कामनाएं और ढेर सारा प्यार। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारी तरफ से भी और ये हम सब की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन अंत, चूंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, अंत में मैं जो युवा कलाकार हैं या फिर जो कला के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या है कहने के लिए, उनको कोई विचार? जी मैम, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, उसे आप दबा कर न रखिए, वो सब शेयर करिए। किसी के पास करते रहिए। जैसे कि मेरे अंदर जो कला थी, हम वहाँ शादी में गए थे, मैंने वहां पर प्रस्तुत किया। तो आप अपनी कला को प्रस्तुत करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कला गुरु मिल ही जाएंगे, जो आपकी कला को पहचानेंगे, आपकी कला को आगे बढ़ाएंगे। तो आप जिस किसी क्षेत्र में, चाहे आप चित्रकार बनना चाहें, फोटोग्राफर बनना चाहें या कलमकार, जो भी बनना चाहें, आप बस अपनी कला को प्रस्तुत करते रहिए। अभी तो बहुत अच्छा माध्यम हो गया है, ऑनलाइन चीजें हैं। तो जितने हम हाँ कला को विस्तृत करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जानने वाले हैं, पहचाने वाले मिल ही जाएंगे, जो आपको अपनी मंजिल तक लेकर जा ही सकते हैं। क्योंकि मेरा भी मंजिल है, भी रुका नहीं, अभी हम बस आगे बढ़ रहे हैं, अभी कार्यरत है ही, जहां तक कारवां चल सके। बिल्कुल। और मेरा एक विचार है इस विषय पर कि मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन सफर का खूबसूरत होना, खुशनुमा होना, वो बहुत आवश्यक है, वो ज्यादा जरूरी होता है। तो अपने हर एक कदम को रोचक बनाइए और जी भर के जिए, खूब खुश रहिए, हंसिए
और लोगों से जुड़ते रहिए। लेकिन एक बात जो मुझे शायद पहले करनी चाहिए थी, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है, एक मैंने आपकी पेंटिंग देखी थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी और मैंने सोचा था कि किसी दिन बैठ कर के आपके साथ खूब सारी बात करूँगी। वो दिन तो आज आ गया, लेकिन उस पेंटिंग का ज़िक्र करना मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। वो पेंटिंग थी कि आपने उल्टे कैनवास पे अ विवेकानंद जी की, संभवतः विवेकानंद जी की, वो जब संबोधन कर रहे होते हैं, ऐसा वो बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, आपने उल्टा बनाया था उसको, बाद में सीधा किया वो था। विवेकानंद की थी, वो साईं भगवान की पेंटिंग थी वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। साईं चलिए भगवान देखा। जी, क्योंकि वो अच्छा मेरा साईं। कॉलेज साईं कॉलेज है, इसीलिए मैंने साईं को वो रिप्रेजेंट बनाए थे उसमें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए ये थोड़ी-सी मुझसे त्रुटि हो गई क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैंने इसको देखा था, लेकिन उस एक पेंटिंग ने ना मुझे अंदर से बहुत लगा, अरे वाह! ये क्या बात है? ये तो, और इतना फटाफट से, इतना तेज़ी से आपने बनाया था ना कि बहुत खूबसूरत था। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी कला में रुचि है, तो बस विश्वजीत जी को फ़ॉलो करना शुरू कर दीजिए, यूट्यूब पे उनके साथ जुड़िए, फेसबुक पे उनका पेज है क्रेज़ी आर्ट फोटोग्राफर के नाम से, कैप। तो बस उनके साथ लगे रहिए और हाथ पकड़ के कि जब सब लोग साथ चलेंगे तो मजा भी आएगा, और जहां पहुंचेंगे वहां साथ तो चाहिए ना, मंजिल पे अकेले नहीं पहुंचा जाता है। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी भी कहते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, यशस्वी भव, विजयी भव, चिरंजीवी भव। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। नंदन कुमार कुशवाहा जी कह रहे हैं, वाओ साई भगवान का पिक्चर बनाए थे। हाँ बिल्कुल। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ लोगों से आपको मिल रही हैं। इन लोगों के कमेंट का आप रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप इतना बिज़ी रहते हैं। कल संडे है, आप डायरी के पन्नों को लेकर के बैठ जाएँगे, लेकिन फिर भी इसमें आप समय ज़रूर निकालेंगे और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। आपकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगी। तो विश्वजीत जी, तो विदा एक लेने का अंतिम समय। कविता में प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम लिखे थे, जिंदगी में वह मुकाम चाहिए, अपने बारे में लिखे थे हम कि हमें क्या चाहिए। तो बिल्कुल, छोटी सी रचना है, हम लिखे थे। बिल्कुल, स्वागत है आपका, स्वागत है। जी जी, थैंक यू। कि जिंदगी में वह मुकाम चाहिए जब प्रत्येक कैमरा एक आकृति को क्लिक करने को बेताब हो। जब प्रत्येक कैमरा एक आकृति को क्लिक करने को बेताब हो, उसे भी ना हो खबर और मेरा ये मुकाम हो। जिंदगी में वह मुकाम चाहिए। यूं ही फिरदौसी सी हो मेरी कहानियां, यूं ही फिरदौसी सी हो मेरी कहानियां, मेरा भी एक शाहनामा तैयार हो। भले ही तुम गजनबी बन जाओ, भले ही तुम गजनबी बन जाओ, मुझे तो बस शाहनामा का चित्र ही रहने दो। जिंदगी में वह मुकाम चाहिए। हर एक कारवां मेरे साथ शुरू हो, हर एक कारवां मेरे साथ शुरू हो, समाप्ति की भी कोई उम्मीद नहीं हो। यूं ही बढ़ते रहे प्रगति के राहों पर, यूं ही बढ़ते रहे प्रगति के राहों पर, असफलताओं का कहीं नामो निशान न हो। जिंदगी में वह मुकाम चाहिए। अंतिम बंद है कि मेरे हर एक कार्य की हो लंबी फेहरिस्त, मेरे हर एक कार्यों की हो लंबी फेहरिस्त, कला की दुनिया से बेखबर मेरा एक अलग जहां हो, जिसमें हो सिर्फ तुम ही तुम, ना कोई दूसरा हमारे पास हो। जिंदगी में वह मुकाम चाहिए, जिंदगी में वह मुकाम चाहिए। बहुत खूब, बहुत ही शानदार। और भगवान करे कि आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की इसी तरह से करते रहें और सिर्फ आपके क्षेत्र में ही नहीं, संपूर्ण जगत में आपका नाम हो, क्योंकि आपका नाम है विश्वजीत। तो आप विश्व को जीतने की अंदर, आपके अंदर ताकत है। तो बस बहुत जल्दी हम लोग फिर बहुत सारी बातें करेंगे और आपसे फिर से एक बार कभी मौका मिलेगा तो ऐसे ही बैठेंगे, बहुत सारी आपके बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। तो अंत में सभी को बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमसे जुड़े रहे। विश्वजीत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया, अपने बारे में बात की। और जाने के पहले मैं वो वाला वीडियो फिर से लगाऊँगी क्योंकि जो लोग देर से हमसे जुड़े, उन्होंने मिस कर दिया है। तो मुझे बस थोड़ा-सा समय दीजिए, मैं उसको फिर से लगा देती हूँ और उसके बाद हम लोग यहीं से टाटा बाय-बाय कर लेंगे। जी।
देखिए बतावेंगे क्या? तो कुछ भी जैसे कि आप जो देख रहे हैं या नहीं है ये देख रहे हैं आपसे हम ज्यादा तो बतेबे नहीं किए इसको। हाँ, हम क्या बतावेंगे? अच्छा 80 साल हो रहा है, इनका और ज्यादा 85। हाँ, जब से होश हुआ जब से सही के सही देख रहे क्या इस पर खेले कूदे जवान हुए बूढ़ा हुए, बस यही बात है। हमारे दादा भी कहते थे कि ऐसे ही देखे, हैं। अब हम क्या कहें? थोड़ा सा अच्छा से बताइए। जी हाँ, हमारे दादा भी